Say it's a nice summer afternoon in 2024 and you decide to watch a Tamil film that has worked well in theatres or in streaming. Chances are you may not have a lot of options. Tamil people do not watch Telugu films as much as we do. साउथ मूवीज का नाम सुनते ही हमें लगता है कि बॉलीवुड की तरह वहाँ भी एक ही इंडस्ट्री होगी, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि चार इंडस्ट्री है जिसमें मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल भी शामिल है। लेकिन इन सब में तमिल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जब लोग पैन इंडिया का ठीक से मतलब भी नहीं समझते थे, तब यहाँ से कमल हसन, थलाइवा स्टार रजनीकांत सर को तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और इवन बंगाली इंडस्ट्री में भी ग्रैंड सक्सेस मिलती है। बॉलीवुड यानी तमिल इंडस्ट्री के लोगों के अलावा साउथ की बाकी इंडस्ट्रीज भी इन स्टार्स को अपना आइडल बना लेती। 104 साल पुरानी तमिल इंडस्ट्री को कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। फिर चाहे हिंदी सिनेमा से भी पहले 1954 में बिना किसी सॉन्ग के अंधानाल जैसी नॉयर फिल्म यानी कि ब्लैक फिल्म हो, या फिर रोबोट दशावतारम 24 टेडी जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म। लेकिन आज 2024 में जहां मलयालम सिनेमा से प्रेमालू, ब्रह्मयुगम, आवेशम, मंजूमल बॉयज जैसी फिल्में पैन इंडिया में बवाल काट रही है और इन्हें इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वही तेलुगु से हनुमान जैसी लेस बजट फिल्में वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ कमा रही है और तेलुगु से ही आई कल्कि जैसी फिल्म 1000 करोड़ कमा के पूरे इंडियन सिनेमा का झंडा और भी ऊंचा कर दे रही। तो एक टाइम पर इतनी ज्यादा डेवलप्ड तमिल सिनेमा से पोंगल जैसी फेस्टिव वीक पर आई कैप्टन मिलर, आइलैंड जैसी फिल्में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 150 करोड़ भी टच नहीं कर पा रहे और कैटरीना विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस तो 50 करोड़ भी टच नहीं कर पा रहे। और वैसा ही कुछ हाल तमिल सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार कमल हसन और वेटरन डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म इंडियन 2 का भी हो रहा है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिल सिनेमा की हालत इतनी बुरी है कि चेन्नई बेस्ड जीके सिनेमा के ओनर कहते हैं कि उन्हें 2024 में थलापति की गिली जैसी री रिलीज फिल्मों से सर्वाइव करना पड़ रहा है। These re-releases might have helped a bit, but it's more like a something is better than nothing situation. These one or two successful re-releases or a handful of foreign language or Malayalam films aren't enough for theatres to survive. We need at least one good Tamil film every month to meet our recurring expenses and to fill occupancy, says Ruben Madhivanan, the owner of GK Cinemas in Chennai. 1996 में जब तेलुगु या फिर साउथ की बाकी इंडस्ट्रीज की फिल्में हिंदी दब तक नहीं हुआ करती थी, तब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हसन की इंडियन 2 50 करोड़ का कलेक्शन करती है, जिसमें 15 करोड़ सिर्फ नॉर्थ बेल्ट यानी हिंदी ऑडियंस से होती है। तो वही 200 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करने वाली पहली साउथ इंडियन फिल्म भी तमिल इंडस्ट्री की दशावतारम ही होती। उसके बाद 2010 में तमिल सिनेमा से ही इथरन यानी रोबोट जैसी फिल्म फिर से 200 करोड़ का कलेक्शन करती। और बॉलीवुड वर्सेस साउथ के डिबेट के बाद सबसे ज्यादा डिबेट अगर किसी इंडस्ट्री का होता है तो वो तमिल वर्सेस तेलुगु इंडस्ट्री ही है। और आज तेलुगु इंडस्ट्री ने साउथ के इस दहाड़ते शेर को सर्कस का शेर बना दिया, जहां तेलुगु सिनेमा से RRR, बाहुबली जैसी फिल्मों ने 1000 करोड़ क्या 1500 करोड़ का भी बेंचमार्क क्रॉस कर लिया, तो वही तमिल सिनेमा से आज तक कोई भी फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई। एज वेल एज आज जहां तेलुगु से प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर NTR, महेश बाबू जैसे स्टार्स पैन इंडिया में रैपिडली अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, तो वही तमिल सिनेमा से थलापति जो कि ऑलरेडी रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद तमिल से कोई भी नया चेहरा पैन इंडिया के लिए दिख क्यों नहीं रहा। तो क्या मान लिया जाए कि तमिल सिनेमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, या फिर से तमिल सिनेमा साउथ इंडस्ट्री का दबंग बन पाएगी? और कैसे कॉलीवुड यानी तमिल सिनेमा को पछाड़ के आज टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा साउथ ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट कर रही है? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस शॉर्ट एनालिसिस वाली वीडियो में। तो चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं कि कैसे तमिल सिनेमा जैसे इतनी पुरानी और डाइवर्स सिनेमा को कुछ ही सालों में तेलुगु सिनेमा ने इतना पीछे कैसे छोड़ दिया। पैन इंडिया रिलीज की अगर बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले साउथ की अगर कोई फिल्म आएगी तो वो होगी तेलुगु की बाहुबली। लेकिन जिस टाइम पर पूरी इंडियन सिनेमा अपनी ग्रोइंग फेज में थी, आई मीन 40s एंड 50s का दौर, उस टाइम पर भी तमिल सिनेमा से एक फिल्म आती है चंद्रलेखा। इस तमिलियन फिल्म के हिंदी वर्जन को मुंबई में रिलीज किया जाता है विद ओवर 600 प्रिंट्स। और उस टाइम पर यह फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल होती है और उसे हिंदी में भी उतना ही प्यार मिलता है जितना की तमिल में। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट पैन इंडिया रिलीज तमिल फिल्म जिसे नॉर्थ बेल्ट में भी उतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है वो होती है रजनीकांत सर की 2.2। और इसके बाद शायद ही आपको कोई तमिल फिल्म याद होगी जिसने पैन इंडिया में भौकाल काटा हो। तो वही तेलुगु की बात करें तो पैंडेमिक से पहले इन्होंने बाहुबली 1 और 2 से पूरे इंडियन सिनेमा को एक नया एग्जांपल सेट करके दे दिया। ऊपर से पैंडेमिक के बाद भी रिस्क लेते हुए पुष्पा जैसी फिल्म को कोविड रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी 50% ऑक्यूपेंसी पे रिलीज किया। और अल्लू अर्जुन को नॉर्थ में यूट्यूब का सुपरस्टार बताने वालों के मुंह पर इस फिल्म ने 360 करोड़ का झन्नाटेदार झापड़ जड़ दिया। फिल्म के आंध्रा निजाम के 137 करोड़ के कलेक्शन के बाद फिल्म का दूसरा मेजर कलेक्शन नॉर्थ इंडिया से आया और नॉर्थ इंडिया की हिंदी बेल्ट से पुष्पा ने 130 करोड़ का कलेक्शन किया। पुष्पा के अलावा RRR, साहो, नरसिम्हा रेड्डी, कार्तिकेय 2, हनुमान, गुंटूर करम, मतलब पैन इंडिया तेलुगु फिल्मों की जैसे बाढ़ सी आ गई। तुम्हें तमिल से सिर्फ वालीमाई, PS1, मास्टर जैसी फिल्में आती है जिन्हें पैन इंडिया में रिलीज किया जाता है। थलापति की लियो और गोट जैसी फिल्मों को तो हिंदी मल्टीप्लेक्स चेन्स में रिलीज ही नहीं किया जाता। ये फिल्में सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर रिलीज की जाती है। Well done. तालियां
होनी चाहिए यार हमारे लिए। और ऐसा सिर्फ लियो या गोट के साथ ही नहीं होता, बल्कि रजनीकांत सर की जेलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है। और इसका रीजन दिया जाता है OTT रिलीज, क्योंकि अगर फिल्म नेशनल मल्टी चेन्स लाइक PVR आइनॉक्स में रिलीज की जाएगी तो इसे आप 8 वीक्स तक OTT पर नहीं ला पाओगे। लेकिन तमिल फिल्म मेकर्स अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए इन फिल्मों को जल्द से जल्द OTT प्लेटफॉर्म्स को बेच देते, क्योंकि ये मार्केट से लमसम अमाउंट 5 to 6% मंथली इंटरेस्ट रेट पर बोरो किए होते हैं। अब फिल्म चले ना चले, जल्द से जल्द OTT डील क्रैक करके एटलीस्ट दे सेव देयर इन्वेस्टमेंट। और OTT डील करके ये मेकर्स अपने फिल्म के बजट का 40 to 50% इमीडिएटली रिकवर भी कर लेते हैं। जैसा कि 250 करोड़ की बजट बनी लियो का OTT डील 120 करोड़ की होती है। सिमिलरली रजनी सर की जेलर की भी OTT डील 100 करोड़ की होती है। तमिल स्टार सिद्धार्थ, जिन्हें आपने रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में देखा होगा, उन्होंने रिसेंटली आई इंडियन 2 में कमल हसन के साथ काम किया। सिद्धार्थ ने कहा कि आज से 20 साल पहले जब लोग पैन इंडिया फिल्मों का मतलब तक नहीं समझते थे, तब कमल हसन ने अपू राजा इंडियन, जिसने 1996 में हिंदी बेल्ट से 15 करोड़ कमाए, इसके अलावा चाची 420, हे राम जैसी फिल्में दी। वेल, ऐसा नहीं कि तमिल फिल्मों को हिंदी ऑडियंस ने पसंद करना बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही होता तो विक्रम बेदा, सुररारी, पुट्टारू, जय भीम, मनांडू जैसी फिल्मों में से कुछ फिल्मों को हिंदी में रीमेक नहीं किया जाता। लेकिन अगर इन्हीं फिल्मों को थोड़ा सा रिस्क लेते हुए पैन इंडिया में ढंग से रिलीज किया जाता तो ये तमिल फिल्में 500 to 600 करोड़ जरूर कमा के जाती। तमिल फिल्म एक्सपर्ट अयप्पा प्रसाद के अकॉर्डिंग आज भी तमिल और मलयालम फिल्मों को उनके फ्रेश कॉन्सेप्ट की वजह से हिंदी में रीमेक किया जाता है। तो वही पुष्पा जैसी एक ऑर्डिनरी तेलुगु गैंगस्टर ड्रामा जिसमें कुछ भी ऑफबीट नहीं होता, उसे सिर्फ राइट प्रमोशन स्ट्रेटेजी की वजह से इतनी हाइप मिलती है। सो फिल्म अच्छी हो यही काफी नहीं होता है। किसी भी फिल्म के सक्सेस को फेनोमेनल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है सही प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं टिकता। 4 साल से अपने कमबैक का इंतजार कर रहे शाहरुख खान का ही एग्जांपल ले लीजिए। पठान जवान के प्रमोशन के लिए बंदे ने क्या ही नहीं किया, बुर्ज खलीफा तक पर अपनी फिल्म को प्रमोट करवाया। और DNA इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 मिनट तक बुर्ज खलीफा पर प्रमोशन के लिए आपको $68,000 यानी 57 लाख खर्च करने पड़ते हैं। बाहुबली जैसी फिल्मों के लिए 30 करोड़ इसके प्रमोशन पर फूक दिए जाते हैं। बाहुबली से याद आया, RRR के टाइम पर राजा मौली, जूनियर NTR, रामचरण खुद की फिल्म का प्रमोशन करने के लिए करण जौहर से लेकर कपिल शर्मा शो, इवन यूट्यूबर्स लाइक भुवन बाम के यहाँ भी पहुंच जाते हैं। But jokes apart, sir, can I call you Raja? Sure. Because in the truest sense, you are the king of Indian industry. I just wanted to know कि आप लोग एक साथ कैसे आए? How did you convince them to work together for a project besides a couple of 100 crores? यही नहीं, अभी और सुनिए। RRR की टीम को लेकर यहाँ तक रूमर्स आती है कि उन्होंने सिर्फ ऑस्कर तक पहुँचने के लिए 80 करोड़ फूक दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन प्रोड्यूसर DVB दनैया इससे डिनाई कर देते हैं। हाँ, इससे वो जरूर एग्री करते हैं कि ऑस्कर में जाने के लिए उन्होंने 8.5 करोड़ फूक दिए और तब जाकर नाटू नाटू को ऑस्कर मिला। इसके अलावा रवि तेजा जैसे तेलुगु एक्टर भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हिंदी बेल्ट में बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। वहीं तमिल फिल्मों की बात करें तो उन्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। लियो का प्रोड्यूसर कहता है कि उसे हिंदी बेल्ट से कुछ उम्मीद ही नहीं है। सुमित कडिल जैसे क्रिटिक कहते हैं कि तमिल वालों का हिंदी मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी फिल्मों को कन्नड़ा और तेलुगु वालों की तरह प्रमोट ही नहीं करना चाहते। और शायद इसी वजह से वाली माई जैसी फिल्म जिसने तमिल वर्जन में 150 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया होता है, वो हिंदी में सिर्फ 10 करोड़ कमा पाती। थलपति की 20 जैसी फिल्म इतनी बड़ी हिंदी बेल्ट से सिर्फ 5 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। मास्टर, सुररारी, पुट्टारू जैसे फिल्मों को तो सिर्फ OTT पर रिलीज किया जाता है। ऊपर से तेलुगु वालों में जहाँ बॉलीवुड स्टार्स लाइक अजय देवगन और आलिया भट्ट को अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं, तो ये कन्नड़ा वाले भी KGF 2 में संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे स्टार्स को लेकर हिंदी ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। ऐसा मुझे तमिल सिनेमा में किसी भी फिल्म में आज तक देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट रोबोट 2, जिसमें अक्षय कुमार एज अ पक्षी राजन एंटागनिस्ट रोल में दिखाई दिए थे। रकुल प्रीत, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा में काफी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में कन्फेस किया कि तेलुगु इंडस्ट्री के सारे लोग काफी टाइम से ये विजन लेकर चल रहे थे कि उनकी फिल्मों को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। But I'll tell you of this one incident. हम एक मूवी शूट कर रहे थे सरायनोडू with Allu Arjun, who's my favorite person. So Bunny told me at that point, you know, I want to take Telugu film industry at an international level. And I remember the focus and the thought that he said it with. And today with Pushpa, the kind of love he has got, and with Pushpa 2 being, you know, so somewhere of course I think everyone had it in their minds. अब अगर तमिल वाले जबरदस्त फिल्म बनाने के बाद अपनी आंख मूंद ले और ये कहे कि अरे हमने तो मस्त फिल्म बना दी, या फिर तमिल ऑडियंस से ज्यादा हमें किसी से मतलब ही नहीं, तो भैया फिर हाल वही होगा कि एक एम्प्लॉय जो साल भर कुत्ते की तरह अपनी मराता है और ईयर एंड में अप्रेजल में काम करने वालों से ज्यादा काम का दिखावा करने वाले और हल्ला करने वाले हाइक लेकर चले जाते हैं और आप सुअर जैसी शकल बना के मुंह देखते रह जाते हो। वेल, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और अच्छे डायरेक्टर के बिना फिल्में अच्छा कारोबार नहीं करती। सो तमिल सिनेमा को अभी किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है विजनरी डायरेक्टर्स।
वेल तेलुगु या कन्नड़ा आज प्रभास और यश जैसे सुपरस्टार्स को छोड़ दे तो इन सिनेमास में आज स्टार जितनी या उससे भी ज्यादा बातें अगर किसी की होती है तो वो होते इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने वाले डायरेक्टर्स लाइक राजा मौली, प्रशांत नील, ऋषभ शेट्टी एक्सेट्रा। लेकिन मैं कहूंगा कि अनलाइक बॉलीवुड, तमिल सिनेमा के पास आज भी डाउन साउथ 4 इंडस्ट्री से बेहतर डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां वो अपने ट्रू पोटेंशियल प्रूव कर सके। तमिल सिनेमा में 60s-70s में एज अ राइटर फिर डायरेक्टर तमिल सिनेमा के इवोल्यूशन के लिए काम करने वाले किंग मेकर के बालाचंद्रन ने रजनीकांत सर, कमल हसन, श्रीदेवी, प्रकाश राज जैसे काफी लोगों को लॉन्च किया और उनमें से कई पैन इंडिया स्टार भी बने। आज भी तमिल सिनेमा में एस शंकर, मणि रत्नम, AR मुरुगदास, वेटी मारन जिन्होंने धनुष को आडू कलम, वड़ा चेन्नई, असुरन जैसी फिल्में दी, फिर सुधा कांगरा जैसी लेडी डायरेक्टर जिन्होंने सूर्या को सुररारी पुट्टारू जैसी फिल्म दी। उसके अलावा लोकेश कनगराज, अटली कुमार, कार्तिक सुब्बाराज, नेल्सन कुमार, बस उन्हें पैन इंडिया में अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौके की तलाश है, जैसा मौका अटली कुमार को मिला। तमिल इंडस्ट्री इन डायरेक्टर्स को प्लेटफॉर्म नहीं दे पाई, इसलिए आज ये बॉलीवुड एक्टर्स को डायरेक्ट करते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे AR मुरुगदास सलमान की आने वाली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हो या फिर लोकेश कनगराज आमिर के साथ कोलैब कर रहे हैं। इवन एस शंकर जैसे तमिल डायरेक्टर अब की बार रामचरण जैसे तेलुगु एक्टर को गेम चेंजर मूवी में डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि इट्स अ पॉजिटिव साइन, जैसा कि हमें कल की 2898 में भी देखने को मिला था जब कमल हसन जैसे तमिल एक्टर ने एक तेलुगु डायरेक्टर के साथ काम किया। सो ऐसा नहीं है कि तमिल सिनेमा के डायरेक्टर मास सिनेमा नहीं बनाना जानते, बस ये बात अलग होती है कि उनकी फिल्मों को सही रिकॉग्निशन नहीं मिलती। चलो ये तो हो गई डायरेक्टर्स की बात, बट पिछले कुछ सालों में तमिल सिनेमा के हेल्थ रिपोर्ट में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी पाई गई है वो है उनका कंटेंट। अपने कंटेंट और सोशल इशू पर बेस्ड फिल्मों के लिए जाने जाने वाली तमिल सिनेमा में भी पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की तरह स्टार कल्चर चल रहा है। तमिल सिनेमा का भी हाल ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ सिर्फ बड़े स्टार्स की फिल्मों को प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से बाकी फिल्म मेकर्स और एक्टर्स उस रेस में टिक नहीं पा रहे और इसी लिमिटेशन की वजह से क्रिएटिव लोग इस इंडस्ट्री से भाग रहे हैं। मास फिल्में बनाने के चक्कर में तमिल सिनेमा में सिर्फ स्टार कल्चर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं तमिल ऑडियंस की भी यही डिमांड है कि वो सिर्फ अपने सुपर स्टार्स की ही फिल्में देखना चाह रहे हैं। इवन एलिगेशन तो यहाँ तक है कि तमिल ऑडियंस आर सो टॉक्सिक कि वो दूसरे इंडस्ट्री की फिल्मों तक को सपोर्ट नहीं करते। तमिल सिनेमा के थेनप्पन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि तमिल सिनेमा का कंटेंट पिछले कुछ सालों में ड्रेस्टिकली ड्रॉप हुआ है। Audiences are still reluctant to come to theaters to watch smaller films, but if the content is good, films would work. Of late, the content from Tamil hasn't been great, says Thenappan. एक टाइम पर कमल हसन की फिल्मों में सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से लेकर एस शंकर की रोबोट में मोशन कैप्चर, 3D एनिमेशन, CG का भरपूर इस्तेमाल करने वाली तमिल सिनेमा को कभी राजा मौली ने भी अप्रिशिएट किया था। Started as a assistant director start பண்ணும்போது visual effects is not a film making tool, not that much. அதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தெலுங்குல ஷாம் பிரசாத் ரெட்டி சார் யூஸ் பண்ணாங்க. No, he used visual effects to enhance the emotion of the film. அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார் வந்து he used visual effects to enhance the magnanimity of the film. ரெண்டு பேரும் डिफरेंट। लेकिन यही सिनेमा आज स्टैग्नेंट हो गई और अगर लियो और गोड जैसी फिल्मों में थलापति नहीं होते तो क्या ये फिल्में 150 करोड़ की क्रॉस कर पाती? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब तो सिर्फ तमिल सिनेमा की कंगवा से ही कुछ उम्मीद है और कहीं ना कहीं कंटेंट की क्वालिटी में इतना डिक्लाइन होना इनके कलेक्शन पर भी इम्पैक्ट डाला। 2018 तक तेलुगु सिनेमा को बार बार उठा के पटक रही तमिल सिनेमा 2019 आते आते दम तोड़ देती है। साचनी के अकॉर्डिंग कॉलीवुड या तमिल सिनेमा का टोटल बॉक्स ऑफिस जहाँ सिर्फ 3,343 करोड़ होता है, तो वही टॉलीवुड प्री पैंडेमिक में भी 4,000 प्लस का कलेक्शन करती है। सिमिलरली 2021 में भी तेलुगु सिनेमा का ही डोमिनेशन होता है और वो 2,330 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो वही तमिल सिनेमा सिर्फ 1,647 करोड़। 2022 में अगेन तेलुगु सिनेमा 8,000 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और तमिल सिनेमा सिर्फ 6,724 करोड़। और आज 2024 में भी जहाँ तेलुगु सिनेमा ने अब तक 4,000 करोड़ क्रॉस कर लिया है, तो तमिल सिनेमा इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 3,500 करोड़। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? वेल नेक्स्ट जिस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं तमिल फिल्मों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो है डिसरिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन। देखो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूंगा, इंडिया में तुम कुछ भी कर लो, बैंक को 5-10 हजार का स्कैम कर दो, राइट्स लगवा दो, टैक्स चोरी करके एकर्स में प्रॉपर्टी बना लो, गुटखा बेचो, दारू बेचो, मर्डर कर दो, पब्लिक और अपनी जुडिशियरी सिस्टम आपको सब में माफ कर देगी, लेकिन ट्रीजन यानी देशद्रोह और हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमल हसन और उनकी फिल्मों पर हिंदुइज्म को बदनाम करने के एलिगेशंस हमेशा से लगते रहे, लेकिन जब 2023 में नयनतारा की फिल्म आई अन्नपूर्णी, तो इस फिल्म में भगवान राम को मीट खाते हुए और लव जहाद को प्रमोट करते हुए दिखाया गया। इसी वजह से नयनतारा
धारा पर केस भी हुआ। और इस फिल्म से जस्ट कुछ ही महीने पहले जब स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जिसने सनातन धर्म को मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया, फीवर और कोरोना से कंपेयर कर दिया और कहा कि इन्हें मिटा देना चाहिए। बताओ, इतना मादक का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। और यही उदयनिधि स्टालिन ने तमिल फिल्मों में एज ए एक्टर काम किया है और कई सारे फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया है। अभी रिसेंटली आई कमल हसन की इंडियन 2 को भी इसी ने को प्रोड्यूस किया। अगर तमिल सिनेमा को इस तरह के लोग स्क्रीन के पीछे से कंट्रोल करेंगे और दूसरे रिलीजन के लिए इतना जहर उगलेंगे तो समझ लो इस इंडस्ट्री का डाउन टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑन द अदर हैंड तेलुगु वालों ने कभी भी किसी को भी रिलीजियसली हेट नहीं दिया, उल्टा सनातन धर्म की रिस्पेक्ट अपनी फिल्मों में दिखाई है और उसी की वजह से RRR और बाहुबली जैसी फिल्मों ने इस तरह का फिनोमिनल सक्सेस किया। तो भाई इन 5 पॉइंट से मैंने तमिल वर्सेस तेलुगु पूरी एनालिसिस आपको बता दी। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे हमारी रीच और भी नए लोगों तक पहुंचे। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।